हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई सैम्पल पेपर 1 के सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, यूजुअली इंटीजर लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने जो जिस तरह से क्वेश्चन सेट किया है उसमें नॉन इंटीजर वैल्यू भी आपसे पूछा जाएगा। एनीवे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज पर द गिवन फिगर, two plates A and B of thermal conductivity K and 2K are joined together to form a compound plate. एक प्लेट A है, एक प्लेट B है, दोनों का कंडक्टिविटी K and 2K है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है और इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। The thickness of plates are 4 cm and 2.5 cm respectively. ये 4 cm और 2.5 cm ये दिया हुआ है। At the area of cross section is 120 cm for each plate. बोथ प्लेट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये एरिया यहाँ का, ये तो एक 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ 2D जस्ट उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। ये कुछ ऐसा 3 डिमेंशनल होगा और ये जो एरिया है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेट इज समथिंग ऐसे है और वहाँ पर अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं, फिर हमें इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना होगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, एक यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, ये वोल्टेज आया ए और बी के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर हम बोलते हैं करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट है, यहाँ थर्मल करंट होंगे जिसको हम हीट करंट कहते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम थर्मल रेजिस्टेंस कहेंगे। जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ बाय के ए, एग्जैक्टली सेम, जैसे कि ये आर होता है इलेक्ट्रिकल वाला, रो एल बाय ए, ये एल है, सेम है, ये है, और ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, जिसको हम 1 बाय सिग्मा लिखे, ये कंडक्टिविटी है, एक्जैक्टली सेम है। तो हम उसी फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। इसको यूज करने से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर थर्मल है वो होगा R1 + R2। ये रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ये जो फॉर्म है यहाँ पर, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, उसको हम इस फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। तो ये कितना है, L, लेंथ कितना है, लेंथ है L1 + L2, इसको L1 कहें, इसको L2 कहें, बाद में वैल्यू बैठा देंगे। के इक्विवेलेंट पूछा गया है, इक्विवेलेंट है। एरिया, ये एरिया है, मतलब इसको यहाँ पर हम बनाते हैं एक एक्जैक्टली सेम डायमेंशन का, जो ये डायमेंशन है वही डायमेंशन का इसका भी एरिया वही है, बस मटेरियल चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर जो मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी KEQ है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 2 होने की वजह से जस्ट 1 है। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि सेम डायमेंशन का हम एक ऐसा मटेरियल लें कि दोनों को हमें सेम चीज़ें दें, जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहाँ फ्लो करेगा, हीट करंट। तो ये KEQ कितना होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। R1 को क्या लिखते हैं, इसके लिए लेंथ L1 बाय K1, कितना है K1, ये K है, ठीक है, एरिया। लेंथ L2, ये K कितना है, इसका K है 2K टाइम्स ये, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एरिया हर जगह सेम है। अब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L1 + L2 कितना है, 4 और 2.5, सब सेंटीमीटर में लिखेंगे, इधर भी है, इधर 4 है, इधर 2.5। के इक्विवेलेंट हमें नहीं पता है, हमें पता करना है, और यहाँ पर के है, ये जस्ट के है, और ये 2K है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2K हो गया,
ये 8 प्लस 2.5 2.5 10.5 बाई 2k, इधर लेफ्ट में हो गया 6.5 बाई k इक्विवेलेंट। यहाँ से हम यदि सॉल्व करें से के क्यू तो आ जाएगा 13k बाई 10.5 और 10 हो गया, 5 में 10, 21 बचे 105, तो ये हो गया 26k बाई 21। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, के इक्विवेलेंट तो नहीं पूछा है। यहाँ पर देखते हैं ये जो है इस फॉर्म में है 1 प्लस समथिंग के, ये 1 से बड़ा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 बाई 21 के, ये एक्जैक्टली सेम है। और हमें इसको कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करना है हमें इससे 1 प्लस 5 बाई अल्फा से, इसे कंपेयर करना है 1 प्लस अल्फा बाय 5 बाई अल्फा से, इसके साथ कंपेयर करना है। तो हमें कितना अल्फा मिल गया 21। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं, थर्मल प्लेट्स हैं जो सीरीज में हैं और हमें इक्विवेलेंट एक तरह से केवल इसका कंडक्टिविटी निकालना है। तो हम इलेक्ट्रिकल करंट का जो रेजिस्टेंस के लिए जो यूज़ करते हैं सीरीज में पैरेलल में, वो यहाँ पर कर लेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्लिट ऑफ विड्थ d is placed in front of a lens of focal length 0.5 मीटर। ये लेंस है, यहाँ पर जो लेंस हम यूज करते हैं और उसके आगे सामने एक स्लिट है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन हम बड़ा बना रहे हैं ताकि क्लियर हो चीज़ें। और यहाँ से यहाँ पे एक स्क्रीन है, आगे ये इसका फोकल कितना है, फोकल लेंथ 0.5 मीटर और उसको इल्यूमिनेट किया गया स्लिट को नॉर्मली इल्यूमिनेट किया गया। इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है नॉर्मली। एक लाइट सीधा यहाँ चला जाएगा और यहाँ से जो लाइट जाएगा सीधा यहाँ पर इल्यूमिनेट करेगा, इसके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो हम ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये विड्थ जो है सो ये डी है, इसका विड्थ, ये जो डी है सो इसका वेवलेंथ के करीब करीब है, उसके कंपेरेबल में है, तो इसलिए डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन होने का क्या मतलब है, डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड होना। तो लाइट यहाँ से बेंड हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा लाइट, और यहाँ से बेंड होके ये पहुँचेगा इधर और वहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाएगा। ये जो लाइट है वो इसके साथ इंटरफेरेंस दिखाएगा, ये लाइट जो है इसके साथ इंटरफेरेंस दिखाएगा। यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ से जो लाइट जा रहा है उसके साथ इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है हमारा विड्थ ये d/2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो 2 स्लिट हमें यहाँ सॉर्ट ऑफ स्लिट जो मिल रहा है उसके बीच का डिस्टेंस d/2 है। जैसे इसके और इसके बीच का d/2 है, इसके और इसके बीच का d/2 है, यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है d/2 है। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये रहा हमारा d/2 और ये रहा हमारा लाइट जो ऐसे जा रहा है, इस पर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है d/2। ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को थीटा कहते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में। ये थीटा हुआ तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अपने आप थीटा हुआ। और ये d/2 है तो ये कितना हुआ, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये होगा d/2 cos थीटा। और ये इसमें मुझे इंटरेस्ट है d/2 sin थीटा। इसमें क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो है सो पाथ डिफरेंस देगा। यहाँ से जो लाइट गया है और यहाँ से जो लाइट गया है दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है,
लेकिन यहाँ से जो लाइट गया उसमें ये पाथ डिफरेंस है जिसका वैल्यू है d/2 sin थीटा। और मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए यही पाथ डिफरेंस को कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए और मिनिमा के लिए λ/2 का इंटीग्रल और इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सेंट्रल, आगे इसने क्या कहा, वेवलेंथ जो है सो दे दिया है 5.89 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमम आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये है सेंट्रल पार्ट, ये पूरा लाइट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट होगा, लेकिन उसके बाद में लाइट यहाँ पर मिनिमम आएगा, फिर ये आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। सिमेट्रिकली इस साइड में भी होगा, क्योंकि कोई दूसरा रीजन नहीं है कि क्यों नहीं होगा ये, और ये बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ बढ़ के से जाएगा, ये घटता चला जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ब्राइट लाइट है, राइट। तो ये फर्स्ट मिनिमा है और ये भी फर्स्ट मिनिमा है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसने बोला है तो 2 × 10⁻³ यहाँ मीटर होना चाहिए था, मीटर है। सारे यूनिट ऐसा यूनिट में है। ओके, तो पूछ क्या रहा है, डी का वैल्यू पूछ रहा है कितना मीटर होगा। ओके, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है। ये फर्स्ट मिनिमा है। मिनिमा कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस ये जो है d/2 sin थीटा वो होगा λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2। मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया d sin थीटा, और इधर लैम्डा 3λ ऐसे है, उसको एक साथ में हम लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा। n जो है सो 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं, ये हमेशा ये होगा फार्मूला। और जो फर्स्ट मिनिमा है उसके लिए तो सिंपली n=1 मतलब d sin θ λ। इस मैक्सिमा के लिए क्या, उसके लिए यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन हम इधर बता देंगे मैक्सिमा के लिए, ठीक है, इस बॉक्स में यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये मैक्सिमा के लिए बाद में पहले से बना लेते हैं। तो ये d sin θ इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारा जो है सो जस्ट लैम्डा है, तो sin θ कितना हुआ λ/d। ये थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि यदि बहुत बड़ा हो ये विड्थ ये स्लिट होगा बहुत बड़ा, तो इंटरफेरेंस नहीं दिखता है। इंटरफेरेंस के लिए ये जो स्लिट का जो विड्थ है वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ से। वेवलेंथ ऑलरेडी देखिए कितना छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, तो इसको हम sin θ को tan θ लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं। sin θ इक्वल टू थीटा और इक्वल टू tan θ ऐसे कर सकते हैं। tan θ क्योंकि tan θ इसलिए कि अब यहाँ से हम जो है ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से सिंपली इसको कह सकते हैं कि y/ ये d हो जाएगा। tan θ हो गया y/ ये वो कर लेते हैं यहाँ पर, या d जो भी है इसके ऐसे, अभी d कहते हैं, बाद में उसे ऐड कर देंगे। यही d है, d इक्वल टू λ/d। तो फर्स्ट ये जो फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ये d λ/d को याद कीजिए। इंटरफेरेंस में यदि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें ये जो है सो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए है। तो यहाँ पे O से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है d λ/d आया, वही डिस्टेंस यहाँ से भी है। तो सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन बिटवीन 2 मिनिमा, बिटवीन 2 फर्स्ट मिनिमा, ये हो गया 2 टाइम्स d λ/d। और ये क्वेश्चन में बताया गया कि ये है 2 टाइम्स 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हम जो है वैल्यू रख लेंगे, निकाल लेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। d हो गया 2 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स, नहीं ये तो उल्टा लिख रहे हैं,
2 टाइम्स डी लैम्डा बाई ए, और डी का वैल्यू क्या है, एफ है, लैम्डा बाई 2 टाइम्स 10⁻³ नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। आपको इतना सारा लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना आपको पास टाइम नहीं होगा। ये 0.5 मीटर था फोकल लेंथ। लैम्डा कितना है, 5.89 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर। सब हो गए, 2 बच गए इधर, ये 2 चला गया, ये 0.5 हाफ है, इसका हाफ करते हैं तो 2.945 टाइम्स 10⁻⁻4 इतना मीटर होगा। यही आपका आंसर है, डी का वैल्यू यही है, यही वहाँ लिखना है। ओके, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इसका मैक्सिमा का भी एक्सप्रेशन दिखाएंगे। तो मैक्सिमा कहाँ होगा, जहाँ पर भी d/2 साइन थीटा जो है, ये पाथ डिफरेंस है, वो जहाँ जहाँ भी लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, वहाँ वहाँ हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो इसका मतलब है d साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, 0 भी चलेगा, 2 लैम्डा ही क्यों, तो यहाँ पे 0 भी रख लेंगे ऐसे करके। इसके लिए एक नंबर लिख देते हैं सीधे, 2m लैम्डा, m जो है सो 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे। और इसी की तरह साइन थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा को हम y/d, साइन थीटा को y/d, साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा जो है यहाँ से एक जब सिंपली स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं, यहाँ से ये जो है y और ये डिस्टेंस, ये मेजर नहीं करते, ये बहुत छोटा है इसलिए उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आया वो आया 2m d लैम्डा बाय d। तो ये मैक्सिमा के लिए है, लेकिन मैक्सिमा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ होता है, उसके बाद बहुत रैपिडली वो इंटेंसिटी घटते चला जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि ये जो फर्स्ट मिनिमा है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ दोनों को पूछ लिया, दोनों साइड में है, ये सिमेट्रिक होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन एन एल्युमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद आयरन, एक स्क्वायर होल यहाँ पर ड्रिल किया गया और उसमें आयरन जो है सो इंसर्ट कर दिया है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन दिया हुआ है, ये रेसिस्टिविटी दिया हुआ है एल्युमिनियम का 2.7 टाइम्स 10⁻⁻8 ओमेगा मीटर, और यही जो है सो आयरन का कितना दिया है, 1 टाइम्स 10⁻⁻7 ओमेगा मीटर। देखिए इसका रेसिस्टिविटी जो है सो कम है, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन के कंपेयर में। तो ρ1 इसको बोलेंगे, इसको ρ2 बोलेंगे। एल्युमिनियम 1 है, आयरन 2 है। ओके, आगे क्या है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स P एंड Q ऑफ द कंपोजिट बार इज अल्फा बाय बीटा। एक P इधर है, Q इधर है, ये दोनों के बीच में जो है सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है निकाल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों ही, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं, ये P है, एक Q है, P और Q के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं, एक तो एल्युमिनियम का है और एक आयरन का है, ये एल्युमिनियम हुआ और एक आयरन वाला हुआ, इसको हम R1 कहते हैं और इसको R2 कहते हैं, पहले से बता रहे हैं। एल्युमिनियम के लिए 1 यूज करेंगे। तो ये दोनों का जो है सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, इस कंपोजिट का, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का जैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकाल लेंगे। ये कंपोजिट है, वो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए कैसे लिखते हैं, R1 टाइम्स R2 R1 प्लस R2 ऐसे लिखते हैं। अब R1 का वैल्यू कितना है, R1 का मतलब है, नीचे लिखते हैं R, जहाँ पर कहीं लिखे नहीं, यहाँ लिख देते हैं R जो सो रो L बाई होता है, इसका लेंथ जो है हमें पता है L है। अभी पहले सबसे पहले अभी जो है क्यों ना हम इसी में लिख लें वेरिएबल में, और बाद में जो है सो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे नंबर, तो गलती होने का चांसेस कम रहता है। R1 जो है सो कितना हो गया, रो 1
एल दोनों का सेम है तो एल यूज करेंगे बाय A1। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है दोनों का, सेम चीज बट यहाँ एडिशन में यह दोनों में कॉमन है, यहाँ निकाल लिए और एक एल चला गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ρ1 ρ2 L बाय A1 A2, और ये क्या हो गया, ये हो गया ρ1 A2 प्लस ρ2 A1 बाय A1 A2। A1 A2 ये तो फैक्टर आउट हो गया और हमारे पास जो है सो ρ1 ρ2 L बाय ρ1 A2 प्लस ρ2 A1 ये वैल्यू है, इसको सब्सटीट्यूट कर देना है। अब ρ1 कितना है, ρ1 लिखे यहाँ पर 2.7 टाइम्स 10⁻⁻8, ρ2 ये था 1.0 इंटू 10⁻⁻7, ये 10 नहीं है 1 पॉइंट है, सो क्लैरिटी के लिए इसको हटा ही देते हैं या सीधे 1 लिखते हैं 1 टाइम्स। और एल यहाँ पर दिया हुआ है 50 मिलीमीटर है, तो 50 टाइम्स, इसको मैं बाद में लिखूंगा, जगह नहीं है। और नीचे में ρ1 A2, ρ1 जो है सो ये नंबर 2.7 10⁻⁻8, तो A2 दूसरा का एरिया, ये है A2 आयरन, इसका एरिया कितना है 2/2 4 मिलीमीटर स्क्वायर। और ρ1 कितना है, ρ1 लिखेंगे बाद में लिखेंगे 4 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, इसे हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर और उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये गलत है 4 नहीं होगा 6 हुआ, ये हो गया पहला वाला, प्लस ρ2 दिया है यहाँ से लिखते हैं तो जगह नहीं है, 1 टाइम्स 10⁻⁻7 इंटू एरिया कितना है देख लेते हैं। ये जो एरिया है एल्युमिनियम का वो कितना है, ये टोटल है 7 टाइम्स 7 सो 49 मीटर स्क्वायर, माइनस ये आयरन वाला जो है 4 इतना मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया 45 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 45 टाइम्स 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, सारा यूनिट जो है ऐसा यूनिट हमारा है, तो ये हो गया 45 टाइम्स 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ये कितना हो गया 2.7 टाइम्स 8 7 15 10⁻⁻15, लेंथ लिख देते हैं, ये 59 मिलीमीटर है मीटर में। इसमें कुछ कॉमन है कि 8 और 6 14 ये कॉमन कर लेते हैं 10⁻⁻14, इसमें क्या बचता है 2.7 टाइम्स 4, इसमें क्या बचता है ये 45, लेकिन यहाँ पर 7 6 30 नहीं है, एक 10 हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये 10⁻⁻14 होगा, तो ये 10 एक्स्ट्रा बच गया 10 टाइम्स 4। ये जो है सो यहाँ पे क्या हो गया एक A और एक A 14 और 1 15, ये खत्म हो गया, बचा 2.7 टाइम्स 10⁻⁻3 बाय कुछ छूट गया नहीं, यहाँ पर जो है सो 10.8 प्लस 450, इतना। इसको देख लेते हैं क्या पूछ रहा है अल्फा बाई बीटा माइक्रो ओम में आएगा, ठीक है, माइक्रो ओम में लाना, अभी तो ये ओम में है, और इसके बाद में से कुछ कॉमन आएगा तो उसे कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आएगा शायद 18 आ जाए, 0.6 प्लस 36 9 18, ठीक है, इतना हो गया, ये अभी भी ओम है, 9 18 9 27 0.3 टाइम्स 10⁻⁻3 बाय 2 टाइम्स ये कितना हो गया, ये है 6/10
और ये 25। अभी काम करते हैं, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, और ये दोनों को साथ मिला के इसको हम नेक्स्ट टाइम माइक्रो ओम कर देंगे। तो 0.3 टाइम्स 1000, ये 100 हो गया, टाइम्स 3 300, और ये माइक्रो ओम हो गया। ये खत्म हो गया दोनों, और नीचे क्या बचा, 2 टाइम्स ये 3/5 प्लस 25, ये 300 है, ये 2 है, और ये कितना हुआ 125 128 टाइम्स 5 माइक्रो। अब जो भी फैक्टर आउट होता है उसे फैक्टर आउट कर लेते हैं। 150 एक बार ये हो जाएगा, 64 और ये 75, और फैक्टर आउट होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि इस जगह पर 5 जो है, ये जो 5 था ये लिखना भूल गए, हर जगह 5 रहेगा। 5 टाइम्स वो भूल गए लिखना, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया टोटल, 2 5 36 37 3 18 64 माइक्रो। इसको अल्फा बाय बीटा से कंपेयर कर देते हैं, और अल्फा आ गया 1875 और बीटा आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि assume that an electric field E is equal to 30x² I exist in the space along the x-axis है, then the potential difference VA minus V0 O, where VO is the potential at the origin and VA at the VA the potential at x is equal to 2 meter is how many volt। और ये जो है इस साइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन से, और कैसा है 30x² है, एक्स के साथ डिपेंडेंट कर है, एक्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये पैराबोला है कुछ इस तरह से, टेढ़ा हो गया, लेकिन ऐसे। क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर भी ये वो है तो 0 0, और यहाँ पर ये 2x = 2 है। ये पॉइंट कोई है यहाँ पर A, और यहाँ पर कोई पॉइंट है O। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूछ रहा है VA माइनस VO, ये कितना होगा। मतलब ये है कि यदि हम एक कोई यूनिट चार्ज को O से लेकर यहाँ तक पहुँचे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यूनिट चार्ज को लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, 0 से लेकर 1 तक। तो हम ये पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं, V = -E.dr। शुरू कहाँ से किए चलना, वो यहाँ लिखेंगे, x से 0 से शुरू किए, पहुँचना कहाँ तक है 2 तक, 0 to A। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस V0, या जस्ट V लिखते हैं। जीरो से चलना शुरू किया, ये तक पहुँच गए, और ये माइनस है E.dr। यहाँ पर E का डायरेक्शन x में है, तो ये dr का मतलब है dx I प्लस dy j प्लस dg k। यहाँ तीनों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये केवल x में है, तो केवल x वाला सर्वाइव करेगा, बाकी सारे जो है सो 0 हो जाएंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ लगा दिए, ये आ गया 30x² I.dx, वो सर्वाइव किया, बाकी सब नहीं है, 0 है। और x = 0 to 2। ये कितना आ गया, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x³/3, x जो है सो 0 to 2, और ये आ गया -10 टाइम्स 8, सो -80 वोल्ट। ये यहाँ पर ये फोर्स नहीं है, सो जूल नहीं होगा, जूल पर कूलम, 1 यूनिट फोर्स जो है, 1 यूनिट जो चार्ज है, तो इसको वोल्ट कहते हैं। 80 वोल्ट काम मैंने, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, VA माइनस VO, यही आंसर हो गया।
हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 0 से A तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई काम किया है, राइट, और ऊपर यूनिट चार्ज उसने कुछ काम किया है, तो हम इसको निकालते हैं E.dr। ये हुआ वर्क डन बाय फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम O to A। वो कितना है? इतना है। और यहाँ पर वही निकालेंगे 30x² टाइम्स dx हो जाएगा, बिल्कुल सेम है यहाँ पर, और x = 0 to ये आया 80, ये 80 आया। हम ये VA माइनस VA क्या है? ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए फार्मूला में माइनस आया। ये प्लस है, प्लस ये काम जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट जो है वो कितना काम करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग 0 to A। ये जितना यहाँ पर है उसका उल्टा -80, ये बोलता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, -80 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक नीडल of magnetic moment 6.7 times 10⁻12 2 ampere meter square and moment of inertia 7.5 times 10⁻6 kilogram meter square is performing simple harmonic motion SHM in a magnetic field of 0.01 Tesla. Time taken for 10 complete oscillations is how many seconds? तो ये हमारा एक मैग्नेट है, नीडल मैग्नेट। इसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल है। मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर M। यदि M जो है सो M को यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, और B जैसे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन उधर है। साउथ जो है सो निगेटिव चार्ज की तरह काम करता है, तो इस पर फोर्स उल्टा लग जाएगा MB। चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल ये जो पोल्स है इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि चार्ज प्लस और माइनस दोनों होता है इंडिविजुअली, अकेला अकेला मैंने आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है प्लस की, ठीक है, पॉसिबल। यहाँ पर प्लस n नहीं होगा, यदि से आप काट दोगे तो काट के छोटा कर दिए तो n यहाँ साउथ यहाँ और छोटा कर दिए तो भी n इधर साउथ इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ये कभी अकेला नहीं पाया जाता। यही मेन डिफरेंस है इस m में, मैग्नेटिक पोल में और चार्ज में। एनीवे, सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ये होता है इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है AL, और एक इसका वैल्यू दिया है 6.7 टाइम्स 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, ये है 7.5 टाइम्स 10⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इस B का जो है सो वैल्यू दिया है 0.01 टेस्ला। तो आपको पता होगा कि यदि एक मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराते हैं तो उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है, टाइम पीरियड, वो होता है 2π कुछ होता है I/mb। तो ये तो फॉर्मूला है कि कोई भी मैग्नेट यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तब के लिए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में इसको वैल्यू रखते हैं 2π। I कितना है? I है 7.5 टाइम्स 10⁻6, M कितना है? 6.7 टाइम्स 10⁻12,
और आगे है बी है 0.01 ये यहाँ से है 2 पाई, इसको 75, इसको 67 लिख सकते हैं, या डेसिमल चला गया दोनों का। यहाँ पर इसको जो है सो ऊपर ले जाते हैं, ये 2 माइनस में है, ऊपर जाकर 4 हो गए, और 4 यहाँ हटा दिया तो 2 बच गया केवल, -2। नेक्स्ट टाइम ये नीचे चला आया, राइट, 1/10 हो गया, और हमारे पास बचा 75 और 67। यहाँ पर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। 67 जो है उसको हम लिखते हैं 200/3। ये 200/3 कितना आता है, एग्जैक्टली आता है 66.6666 करते आता है, तो इसको 67 कर देते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन इससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे। ये 75/200 टाइम्स 3, 25 × 75, 25 कितना, 2π/10। ये 3 तो बाहर निकल गए, ये 8 है तो 4 × 2 है, 2 भी बाहर निकल गया, स्क्वायर रूट 2 बचा नीचे, ये 2 चला गया था, 3π/10, और जो स्क्वायर रूट 2 नीचे में है, इससे हम इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर में गया, 2 आ गया था। तो कितना वैल्यू आ गया इधर, ये 3 × 3.14/2 × 10, और ये जो वैल्यू है 1.414, ये हो गया 1.57, ये कितना हो गया 21, 4.71, 1.414/10, यही आंसर हो गया। नहीं, ये तो 6.66 नहीं हुआ, ये 10 तो रह गया ना, 10 4 टाइम्स 1.4666 सेकेंड हुआ, तो 10 ऑसिलेशन का उसने पूछा था, 10 ऑसिलेशन कितना होगा, वो 6.66 सेकेंड होगा, मुझे यही आंसर है। अब सवाल उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्विकली, जो है उसका फार्मूला बताते हैं। ये देखिए, ये मैग्नेटिक, ये बार है और फील्ड इधर है, तो ये आराम से इधर रह रहा है, इस पर फोर्स एम बी इधर लगा और एम बी इधर लगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये आराम से बैठा हुआ है। लेकिन यदि इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया, फिगर में बहुत ज़्यादा हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये तो क्लियर दिखेगा नहीं, तो इस पर जो फोर्स है किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप है तो इधर ही लगेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड डाउन है तो इधर ही लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या करना चाहता है, इसको इधर लाना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, ये भी इसको इधर ला के रिस्टोर करना चाहता है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जो टॉर्क यहाँ पर है, वो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है, दो जगह फोर्स लग रहा है, दोनों का सम करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी सेम है। तो टॉर्क का जस्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 है, ये टोटल L था, L/2 फोर्स एम बी और एंगल दोनों के बीच का, ये जो आर वेक्टर है और इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, साइन थीटा, उतना ही इधर से भी आएगा। और यहाँ पर हमने एडिशन का साइन दिया है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों इसको एक ही डायरेक्शन में बता रहा है। इसको ऐड करने पे क्या आएगा, एल एम बी साइन थीटा। ये एल एम क्या है, इसी को तो मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और बी साइन थीटा है। यहाँ पर थीटा बहुत छोटा लेते हैं तो साइन थीटा बन जाएगा थीटा, थीटा स्मॉल रहने पर ही जो है सो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, नहीं तो वो एक पीरियडिक जैसा मोशन होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ये टॉर्क है।
टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है आई अल्फा, राइट। यदि टॉर्क जैसे लाइक फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सलेशन, उसी का इक्विवेलेंट है टॉर्क आई टाइम्स एक्सलेशन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोटेशनल डायनेमिक्स में, और यहाँ पर लीनियर एक्सलेशन ए की जगह एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। तो अल्फा कितना आया? ये आया एम बी थीटा बाय आई। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अल्फा को एम या ओमेगा स्क्वायर थीटा से। जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक्सलेशन को कंपेयर करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा स्क्वायर एक्स से, वैसे ही यहाँ पर हम ये अल्फा को कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें ओमेगा का वैल्यू तो मिल जाता है, ये होता है एम बी बाई आई। तो टी कितना हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई आई बाई एम बी। ये फार्मूला हमने यूज किया था। तो ये तो काफ़ी आसान था, फार्मूला पता रखना था, उसके बाद तुरंत बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्किट एलिमेंट एक्स when connected to an AC सप्लाई, अब AC सप्लाई है यहाँ पर, और इसमें कोई एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या हो सकता है? ये एलिमेंट हो सकता है रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, या इंडक्टर है। इसका पीक वोल्टेज कितना है? पीक वोल्टेज यहाँ पे लिखते हैं साइन ओमेगा टी। गिव्स ए पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर। केस 1 में क्या बोल रहा है? करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा, और पीक करंट का बात करेगा तो यहाँ पीक हो गया, यहाँ भी पीक हो गया। बाय इसका जो रेजिस्टेंस जैसा है, इम्पीडेंस कहें, इम्पीडेंस एक जनरल टर्म है। जब केवल रजिस्टर होता है तब वहाँ पर आर लिखते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि कैपेसिटर होगा तो उसको इंडक्टिव कैपेसिटेंस कहते हैं। मैंने इम्पीडेंस हो गया इंडक्टिव कैपेसिटेंस, यदि इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और एक से ज़्यादा हो तो ये जेड भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी पीक हमें पता है 100 वोल्ट है, और जेड क्या है? वो तो आर है। आर कैसे है? यहाँ लिखना पड़ेगा, 5 एम्पियर दिया है यहाँ पर, ये 5 एम्पियर दिया है। इसको नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। विच इज इन फेज विद वोल्टेज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो फेज में है वोल्टेज के साथ, करंट जो है सो फेज है, वोल्टेज के साथ फेज में है। यहाँ पर बता दें कि ये रेजिस्टेंस जो है वो उसका करंट और वोल्टेज दोनों सेम होता है, जगह रहता है। यदि वो ये रेजिस्टेंस है, तो यदि इंडक्टर है तो करंट इधर, वोल्टेज इधर है, करंट π/2 से आगे रहता है, और यदि इंडक्टर है तो वो पीछे रहता है। ये वोल्ट है तो करंट इधर रहता है इंडक्टर में। और इसके लिए जो हमें इम्पीडेंस निकालना होता है वो इसी हिसाब से निकालते हैं, वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर को हम इधर दिखाते हैं, ये आर को इधर दिखाते हैं, और इधर जो है सो हम 1/ओमेगा सी दिखाते हैं। ये होता है ये एक्स, और इस डायरेक्शन में उल्टा लिखती है एक्स सी। ओमेगा एक्स। अब ये तीनों का जो वेक्टर सम होता है वो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऐसे निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये जो क्वांटिटी आया ये आया 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल यहाँ पर, और इसके साथ ऐड किए, पहले अगर मेथड लगाएं, ये कोई एंगल आ गया फाई, और ये जो वैल्यू है इसको जेड कहते हैं। तो जेड कितना हो गया? इसका स्क्वायर जो कि यहाँ पर है, ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये आपको लगाना होगा। तो इस तरह से इम्पीडेंस निकलता है। एनीवे, तो फिर फर्स्ट केस में उसने कहा कि ये करंट जो है सो वोल्टेज के साथ में फेज में है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो रेजिस्टेंस है, हमें पता है। तो नेक्स्ट टाइम इसको रेजिस्टेंस लिखते हैं। और वी पी कितना है? बोले 5 एम्पियर। नहीं, वी पी तो यहाँ से लिखने में आ रहा है 100 है। तो यहाँ से आर हमें पता चल गया कि 20 ओम है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें आर मिल गया। सेकेंड स्टेटमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट वाई when connected to the same AC voltage also gives the same value of peak current which lags behind the voltage by pi by 2. सेकेंड केस में अब जो एलिमेंट है वो y है और इस वक्त जो करंट है ये, तो इस केस में जो करंट है वो बिहाइंड है वोल्टेज के बाय पाई बाय 2। तो बिहाइंड कहाँ होता है, यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस है इधर, ये डायरेक्शन जो है रेजिस्टेंस का दिखा रहे हैं, करंट रेजिस्टेंस में इधर दिखा रहे हैं, और रेजिस्टेंस में करंट उधर ही होता है जिधर वोल्टेज में करंट रहता है। कैपेसिटर में करंट आगे रहता है वोल्टेज से, इसका मतलब रेजिस्टेंस से भी आगे रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का फेज जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। कैपेसिटेंस में क्या होता है कि करंट जो है सो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में इधर दिखाते हैं। यहाँ पर उसने कहा क्या कि पीछे आगे क्या कहा, करंट विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस है y इक्वल टू एल है, क्योंकि इस केस में आर का जो डायरेक्शन है, वोल्टेज का जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पीछे है, ओमेगा एल है। तो इस केस में भी ओम्स लॉ लगाते हैं। आई पीक कुछ बोला है, आई पीक इज इक्वल टू वी पीक जो कि 100 है, सेम यहाँ पे यूज किया गया है, बाय जो भी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस लाइक इक्विवेलेंट जो भी है वो सेम है। ये भी बोला 5 एम्पियर है क्वेश्चन में बोला, और ये तो 100 है ही, तो ये एक्सएल आ गया, एक्सएल कितना आ गया, ये भी 20 ओम आ गया। केस 3 में बोल रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है, इतना तो 2 लाइन में स्टेटमेंट दिया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट में इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पियर इज अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर जो है सो हमें पता हो गया है कि एक जो है सो रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ये दोनों को ही सेम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है 100 साइन ओमेगा टी, राइट। और ये आर्च है 20 ओम, ये एक्सेल है मतलब ओमेगा एल, ये भी 20 ओम। तो जेड कितना होगा, जैसे कि मैंने बताया यदि तीनों रहे तो आर इधर है, इधर ओमेगा एल है, इधर 1 बाय ओमेगा सी है। यहाँ तो ओमेगा सी है नहीं तो हम उसको हटा देते हैं, 2 ही है। इसका रिजल्टेंट किधर होगा, ये जिसको हम जेड कहते हैं, ये जेड है, ये रिजल्टेंट है। जेड का वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, या एक्सएल जो भी कहना है, एक्सएल या ओमेगा एल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक्सएल जो है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये वैल्यू कितना आया, आर और ओमेगा एल दोनों ही सेम है, 20 है, तो 20 स्क्वायर रूट 2 आया, वही वैल्यू यहाँ रखेंगे। आपकी क्या पूछा, करंट क्या पूछा, आरएमएस वैल्यू पूछा करंट का, आपकी पीक वैल्यू नहीं पूछा। तो ये ध्यान, ये जो है अवेयर रहने का है, बार बार वो पीक का बात कर रहा है, अभी आरएमएस आ गया तो यहाँ पे भी आरएमएस लिखना पड़ेगा। और जेड भी आरएमएस कितना होता है, पीक से कम होता है, ये पीक जो है उसका स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वी आर एम एस के लिए, और जेड का वैल्यू आ गया 20 स्क्वायर रूट 2। तो वी पीक तो 100 है, बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 20 स्क्वायर रूट 2, कितना आ गया 5/2, मतलब 2.5 एम्पियर। और उसने बोला अल्फा बाय बीटा का टर्म में ना, 25/10 5/2 एम्पियर।
तो इसको अल्फा से कंपेयर करना है, अल्फा बीटा से। IRMS इसका तो अल्फा का बीटा एम्पियर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा दोनों पूछ रहा है। ये तो अल्फा को आप कह सकते हो कि अल्फा ठीक है 5 है और बीटा 2 है, सही है। कोई बोलेगा नहीं अल्फा 10 है और बीटा 4 है, तो वो भी सही है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो हमें ये करना चाहिए था कि अल्फा का वैल्यू फिक्स कर देना चाहिए था और बीटा का पूछना चाहिए था। दोनों में से किसी एक को फिक्स करते तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। फिलहाल ये बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आ गया तो आप कोई भी दे दें, आपका आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The radioactive decay rate of a radioactive element is found to be 10⁻³ disintegration per second। इसको बैकरल भी कहते हैं। 1 disintegration per second को बैकरल कहते हैं, डिनोट करते हैं B क्यूब से। एट ए सर्टेन टाइम, कोई टाइम में जो है सो इसका डिसइंटीग्रेशन रेट जो है 10⁻1000 बैकरल है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 1 सेकेंड, हाफ लाइफ दिया हुआ है जिसको हम टी हाफ से भी डिनोट करते हैं, 1 सेकेंड दिया हुआ है। The decay rate after 1 second is how much and after 3 second is how much? 2 बार पूछा है। तो रेडियोएक्टिविटी में क्या होता है कि डीके रेट जो है, जो उसको एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं -dN/dt से। ये डिपेंड करता है लैम्डा एन पर। ये जो है सो रेट ऑफ डीके ऑफ मटेरियल, यहाँ जो डीके कर रहे हैं, और इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो उसके लिए और लैम्डा जो है सो होता है, आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ जो है सो, हाफ लाइफ जो होता है ln2/λ होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है और वो है 1 सेकेंड, और आपको पूछ रहा है कि कितना एक्टिविटी होगा। इनिशियली जो एक्टिविटी है t=0, ये एक्टिविटी जो है ये 0 उसको बोलते हैं, वो है 1000 बैकरल। पूछ रहा है उसका हाफ लाइफ टाइम, तो 1 सेकेंड दे ही दिया, तो 1 सेकेंड के बाद में कितना, आफ्टर 1 सेकेंड कितना एक्टिविटी होगा। तो एक्टिविटी उसका हाफ लाइफ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ जो दोनों के लिए सेम फार्मूला चलता है, n=n0 एक्सपोनेंशियल -λ, या एक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज से दिखाता है। ये ए जो है सो होता है लैम्डा एन। अब एन जिस तरह से जिस रेट से चेंज होगा ये वैल्यू है, उसी रेट से ये भी चेंज होगा। सिंपली इसमें लैम्डा लगा देंगे तो ये एन बन जाता है। एनीवे, तो ये एक्टिविटीज का 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 500 बैकरल हो गया। 3 सेकंड के बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, t=0, t=1, t=2, t=3। ये यहाँ पर कुछ है, क्या एक्टिविटी है यहाँ पर। यहाँ पर एक्टिविटी यदि ये 0 है, 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 का हाफ हो जाएगा, यहाँ पर उसका फोर्थ हो जाएगा, इसका भी हाफ, यहाँ पर इसका भी हाफ। और ये 0 कितना था, 3 सेकंड के बाद आ गया ये 0/2, राइट, 1/8। और ये 1/8 कितना है, ये 0 कितना है शुरू में 1000, उसका 8, तो 125 बैकरल जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यहाँ पर 125। तो आंसर तो यहीं आ गया। यदि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन तो आसान था इसलिए कि जो टाइम जब वो एक्टिविटी पूछ रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल है हाफ लाइफ टाइम का, तो इस तरह से इसको आसानी से बना दी। वहाँ पर हम सिंपली कर सकते थे कि ये बाई A0 जो है सो 1/2 टाइम्स n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये नंबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। यहाँ से भी आप बना कर देख सकते हो, ये एक्चुअली सेम चीज है जो यहाँ पर एक एक करके कर रहे हैं। शुरू में कुछ था, अब कितना है नहीं पता, लेकिन ये कितना टाइम हुआ, 3 सेकंड में 3 बार हुआ, तो 1/8 हो गया। ये कितना हो गया, ये 0 का 1/8 मतलब 125। लेकिन यदि सवाल में ऐसा ना हो, एक ऐसा टाइम दे जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो हाफ लाइफ का, तो कैसे निकालेंगे, तब पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और
वो कैलकुलेशन जो है यहाँ से कर लेंगे। ए इक्वल टू ए जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा पता है क्योंकि हाफ लाइफ टाइम पता है, टी दे देगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या एक्टिविटी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन लगेगा, लेंथी कैलकुलेशन। तब एग्जामिनर को जो है सो वो जो यहाँ कैलकुलेशन आएंगे उसका कोई नंबर भी देकर रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर या लॉगरिथमिक टेबल तो यूज करने के लिए अलावा है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum kinetic energy of an electron emitted in the photoelectric effect is given by A plus B nu to the power n, where A, B are constants and nu is the frequency of the incident radiation. What is the value of nu? ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, कोई भी मेटल लेते हैं, इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है लाइट में, मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी, हम वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी भी, यदि ये फ्रीक्वेंसी जो है सो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एनर्जी लाइट का ज़्यादा है, और एक सफिशिएंट एक थ्रेशोल्ड आएगा। शुरू में मान लीजिए एनर्जी बहुत कम है तो कुछ नहीं होगा, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट आएगा कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक थ्रेशोल्ड में आएगा जिसको हाई कहते हैं, या ई थ्रेशोल्ड जो कहे या हाई, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जीरो स्पीड से। उसके बाद यदि एनर्जी और बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इससे जो डिफरेंस होगा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से फाई से, उतना उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसी जो हमने बातें की उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखते हैं, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी मैंने दिया, कुछ एनर्जी लगा मुझे इसको लिबरेट करने में क्योंकि ये बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन जो मेटल में, इतना एनर्जी देंगे तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, और यदि वो निकल गया तो जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, वहाँ दिया है ए प्लस बी न्यू टू द पावर एन। कंपेयर करने के बाद में देखिए हमारे पास क्या क्या आता है, ए कितना आया -5, बी कितना आया h, और m कितना आया m आया 1। ये जो है यही आंसर है, m इक्वल टू 1, यही पूछ रहा है। तो ये था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर बोर मॉडल, यहाँ एटॉमिक थ्योरी आ रहा है, एटॉमिक मॉडल जो बोर का है, द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट required to move an electron from the ground state of doubly ionized lithium atom। ये लिथियम एटम है, लिथियम में क्या होता है, 3 तो इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1s2 से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कैसे लिखते हैं 2-1 या 1s2 2s1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन डबली आयनाइज्ड कर दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिया गया है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जहाँ 3 प्रोटॉन और 3 या 4 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन ही होंगे, बहुत छोटा है। और उसके बाद में ये इसका ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट लिए, जब वो आयनाइज्ड नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, राइट। लेकिन आयनाइज किया तो इसको भगा दिया, इसको भगा दिया, 2 डबली आयनाइज्ड किया, तो हमारे पास अब जो बचे वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर। उसके बाद सवाल है वो भी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रहेगा अनलेस कोई एनर्जी दे इसको और यहाँ से जंप करके कोई हायर एनर्जी स्टेट में बिगर सेल में ऑर्बिट में पहुँच जाए। तो वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यहाँ से इसको भगा देना है, उसको भगाने का प्लान है, कितना एनर्जी इसको दिया जाए। इसके लिए इस एनर्जी का एक नाम है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना एनर्जी दे दो कि ये इस हेड इसके प्रभाव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर चला जाए, तो कितना एनर्जी से देंगे। अभी इसके पास कितना एनर्जी है वो देख लेते हैं, और जब इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, जो इन्फिनिटी, वहाँ पर इसका एनर्जी जो है वो होता है 0।
तो जो डिफरेंस एनर्जी का, यहाँ पर कुछ एनर्जी है, यहाँ पर गया तो जीरो माइनस जो एनर्जी यहाँ है वही मुझे देना पड़ेगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं। इसको जंप करके कोई हायर ऑर्बिट में नहीं जाना है, इन्फिनिटी में जाना है, जहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई इसका असर नहीं है। तो यहाँ पर पहले इसका हमें पता करना पड़ेगा कि एनर्जी कितना होता है। तो बोर का जो मॉडल है एटॉमिक थ्योरी का, उसके अनुसार जो एनर्जी होते हैं वो होते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। ये एन जो है सो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2 है, और जेड रहा तो जेड यहाँ भी रहता है। हम इसको डिराइव अभी नहीं करने जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में इसको डिराइव करेंगे। तो खैर इस क्वेश्चन में जो है सो आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, पर इसका हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये है कितना, -13.6 1 स्क्वायर। जेड कितना है, 3 है, लिथियम है, लिथियम का जेड जो है सो 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -13.6 टाइम्स 9 122.4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा, वो जूल में नहीं पूछा। जूल में पूछता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना होता है जूल में, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, वो होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ जूल। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही नंबर लिखते हैं, उतना जूल होता है, लेकिन यहाँ उसमें नहीं पूछा है। इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कहना, ये माइनस है यहाँ पर। तो वो हमें इसे कितना एनर्जी देना होगा कि इन्फिनिटी चला जाए। इन्फिनिटी में जो एनर्जी है वो है 0, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमने देख लिया, 0 माइनस ये -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आ गया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है इसका आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। यही आंसर हो गया। तो ये था एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से है। द सर्किट शोन इन द फिगर contains 2 diodes, diode 1, diode 2 with a forward resistance of 50 ohm each। दोनों ही डायोड जो है इसका रेजिस्टेंस है, कितना इसका रेजिस्टेंस है, 50 ओम, वो भी तब जब वो फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ लिख देते हैं फॉरवर्ड बायस्ड किस में, उसी को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहें। और रिवर्स बायस गिरा तो इसका रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी होगा, वही वो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट है, द करंट थ्रू दिस 100 ओम जो है कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है। 1/p के फॉर्म में आपको ये बताना है। ये 1/p इस तरह से इसलिए लिखा जाता है कि यूजुअली आंसर आपको इंटीजर में करना होता है। ये कंप्यूटर जो है सो इंटीजर में उसको चेक करना उसके लिए इजी है, लेकिन आजकल AI आ गया है तो सब फ्रैक्शन में भी चेक कर सकता है, लेकिन अभी तक शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए भी इंटीजर में पूछता है। एनीवे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस है। ये P टाइप है, ये N टाइप है। ये जो बड़ा लाइन है ये P टाइप है और ये N टाइप है। ये सेमीकंडक्टर डायोड है। डायोड और भी थे, जब सेमीकंडक्टर नहीं बना था उसके पहले भी डायोड थे, जिसको हम लोग डायोड वाल्व कहते थे, और इसलिए टीवी रेडियो सब बड़ा बड़ा होता था क्योंकि उसमें जो डायोड होते थे वो बड़े बड़े होते थे। तो इसका जो P टाइप जो है सो हायर पोटेंशियल से प्लस से कनेक्टेड है, और N टाइप जो है सो निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये कंडक्ट करेगा। ये इसका P टाइप जो है निगेटिव से कनेक्टेड है और N टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसे भूल जाइए। इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। बस तो डायोड 1 है, डायोड 2 की जरूरत नहीं। 150 ओम ये
लेकिन इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है 50 ओम, फॉरवर्ड बायस में भी रेजिस्टेंस है इसका, तो 6 वोल्ट है। कितना करंट इससे फ्लो कर रहा है, बहुत ईजी है निकालना। ओम्स लॉ लगा देते हैं, इक्वल टू ये जो बैटरी है ई बाय टोटल रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। पहले इसका 50 प्लस 150 प्लस ये 100 और ई के वैल्यू रख देते हैं 6 वोल्ट। ये कितना हो गया 2300 1/50, ये हो गया 1/50। इसको कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि 1/P है, 1/P है। देख लेते हैं क्वेश्चन, 1/P है और P के वैल्यू बताना है। तो P कितना हो गया, यहाँ से कंपेयर करके देख लीजिए 50 है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था सिंपल पेपर नंबर 1।